हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेली बाय दानिश में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ प्रश्नों के साथ। और ये जो प्रश्न है बुद्धि की अवधारणा और बुद्धि मापन से संबंधित कुछ प्रश्नों के साथ मैं लेके आया हूँ। तो अगर आप में से मेरे चैनल पर कोई नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जो नोटिफिकेशंस है वो आपको समय से मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? पहला है आपका ऑप्शन ए कौशल, बी अभिक्षमता, सी अभिवृत्ति या डी बुद्धि। तो मैं बता दूं कि जो मनुष्य का व्यवहार है वो बुद्धि जो है आपकी, ठीक है, उससे प्रेरित होता है। ठीक है ना। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि में बुद्धि की निम्नलिखित योग्यताएं होती हैं। वस्तुओं तथा विचारों में स्थिति अनुसार उचित संबंध रखना तथा उन संबंधों को नई स्थितियों में प्रयोग करना, ये बुद्धि का कार्य होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मनुष्य का व्यवहार जो है वो मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? वो प्रेरित होता है आपकी बुद्धि से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बुद्धि है क्या है? आपके ऑप्शन से ए अकेला और जातीय विचार, बी दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, और सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो मैं आपको बता दूं कि जो बुद्धि है अगर आप उसको सिर्फ विशिष्ट योग्यता बोलेंगे तो ये बात गलत हो जाएगी। ये जो है सामर्थ्य, जो क्षमता होती है, सामर्थ्य जो होता है उसका एक समुच्चय होता है ये। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये सही होगा। जो बुद्धि जो विभिन्न क्षमताओं या सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक योग होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं? आपके ऑप्शन से एक तत्व सिद्धांत, बी द्वितत्व सिद्धांत, सी प्रत्यागमन सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है ये बुद्धि से संबंधित नहीं है। बाकी एक तत्व, द्वितत्व और बहुतत्व जो सिद्धांत है वो बुद्धि से संबंधित है। ठीक है, अब जैसे बहुतत्व का मतलब मल्टीपल जो फैक्टर है, मल्टीपल फैक्टर थियरी जो है। द्वितत्व का मतलब जो है आपका दो तत्व उसमें होते हैं, जैसे कि स्पीयरमैन ने बोला था, एक स्पेशल कारक होता है, विशिष्ट कारक होता है, एक सामान्य कारक होता है, द्वितत्व हो गया। किसी किसी ने कहा है कि एक तत्व है। लेकिन जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है वो इससे संबंधित नहीं है। देखिए, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का समर्थन बिनेट, टर्मन तथा स्टर्न आदि मनोवैज्ञानिक ने, द्विकारक सिद्धांत का जो है प्रतिपादन अभी जैसा मैंने आपको बताया कि स्पीयरमैन ने किया था, तथा बहुकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। ठीक है, बहुबुद्धि। जबकि प्रत्यागमन का सिद्धांत आनुवंशिकता से संबंधित है। याद रखिएगा, हेरिडिटी से संबंधित है। अब हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी वो चीज़ है जो माता पिता से बच्चे को जो जीन्स के जरिए मिलती है उसको आप आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो स्पीयरमैन ने किया था। याद रखिएगा, एक इन्होंने बोला था एस फैक्टर और एक बोला था इन्होंने जी फैक्टर। ठीक है, स्पेशल फैक्टर और जनरल फैक्टर। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। स्पीयरमैन ने कारक दिए, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अब अभी मैंने बताया कि स्पीयरमैन के हिसाब से बुद्धि दो तरह की होती है, एक सामान्य कारक उसमें होता है, एक विशिष्ट कारक होता है, इसलिए उनका जो होगा उपरोक्त दोनों जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? अभी मैंने आपको बताया कि स्पीयरमैन ने किया था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। जी कारक क्या है? सामान्य बुद्धि है। जी कारक क्या है? सामान्य बुद्धि है। ठीक है, सामान्य बुद्धि। अभी मैंने बोला जनरल और स्पेसिफिक, विशिष्ट। सामान्य और विशिष्ट की बात की गई है यहाँ पे। अगला प्रश्न लेते हैं। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। ठीक है, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार जो तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की जो क्षमता होती है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं जी कारक, मतलब जनरल कारक, सामान्य कारक। ठीक है, ये जो है स्पीयरमैन के अनुसार। ठीक है ना, इसमें बहुत लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? जो स्टर्नबर्ग ने अपने बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था, तो इन निम्नलिखित चार में से कौन सा वाला एक उनका है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन से ए व्यवहारिक बुद्धि, बी प्रायोगिक बुद्धि, सी संसाधन पूर्ण बुद्धि और डी है गणितीय बुद्धि। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ए जो है व्यवहारिक बुद्धि जो है वो उनसे संबंधित है। कि इन्होंने जो है स्टर्नबर्ग ने व्यवहारिक बुद्धि स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है।
वर्ष 1985 में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपनी पुस्तक बियॉन्ड आईक्यू में बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत की व्याख्या की थी। याद रखिएगा, 1985 में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बियॉन्ड आईक्यू जो है उनकी एक पुस्तक थी, उसमें त्रिस्तरीय सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था उन्होंने। तो उसमें से एक जो है वो व्यवहारिक बुद्धि। आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि बाकी का जो दो स्तर है वो क्या है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का तरल मोजक मॉडल किसके द्वारा दिया गया। सिंपल सी बात है कि जब भी तरल मोजक की बात करेंगे तो तरल मोजक जो सिद्धांत है, ठीक है, वो आपका कैटल का है। ठीक है, कैटल ने दिया था। कैटल का ये जो है सिद्धांत है, तरल मोजक मॉडल जो है बुद्धि का, वो किसने दिया है, कैटल ने दिया है। ठीक है, बुद्धि के तरल क्रिस्टीय प्रतिमान का प्रतिपादक कौन है, ये कौन था। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने बात की है, कैटल है। ठीक है, कौन है, कैटल है। अगला प्रश्न लेते हैं, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो बहुकारक जो है, थॉर्नडाइक ने भी बहुकारक सिद्धांत दिया है। ठीक है, बहुकारक, थॉर्नडाइक की बहु, इसको इस तरह से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने। अब देखिए, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि अनेक स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है। इनके अनुसार जो है कि बुद्धि अनेक स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी हुई है। इन स्वतंत्र कारकों में से प्रत्येक कारक किसी विशिष्ट मानसिक योग्यता या आंशिक ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। जो हार्वर्ड गार्डनर हैं उन्होंने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान उन्होंने निर्धारित किया, ठीक है, बुद्धि के लिए। ठीक है, लेकिन अभी जो है 8 हो गया है वो। ठीक है, तो 7 जो उन्होंने निर्धारित किया है उनमें से इनमें से कौन सा नहीं है। तो स्थान संबंधी योग्यता, भावनात्मक अभियोग्यता, अंतर्वैयक्तिक अभियोग्यता, भाषात्मक अभियोग्यता, तो इनमें से कौन सा वाला नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो भावनात्मक अभियोग्यता की बात की जा रही है ये नहीं है, स्थान संबंधी है, अंतर्वैयक्तिक है, जिससे आपके वैज्ञानिक, आपके जो टीचर्स हैं, ठीक है, वो काम करते हैं। भाषात्मक अभियोग्यता आपकी होती है। ठीक है, ये है, लेकिन ये जो बी है वो उनमें से एक नहीं है। ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया। बहुल बुद्धि सिद्धांत का अभी बात की गई है। बहुल का मतलब बहु, एक से ज़्यादा। ठीक है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत की अगर बात करेंगे, यहाँ पे बहुल दिया है, तो देखिए यहाँ पे जो आपके हैं हार्वर्ड गार्डनर है, 7 या 8 जो प्रतिमान दिए गए हैं इनके। और देखिए, हार्वर्ड गार्डनर जो है एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्ष 1983 में बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का नाम दिया। गार्डनर ने बताया कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकीय होता है। प्रत्येक बुद्धि दूसरे से अलग एवं स्वतंत्र होती है तथा एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करती है। गार्डनर का यह बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण क्षमताओं पर बल देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एकाकी बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, जो एकाकी बुद्धिमानी का सिद्धांत है वो क्या कहता है, बुद्धि कई प्रकार की एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत जो कहता है कि ये जो बुद्धि है कई प्रकार की हो सकती है। एकाधिक का मतलब एक से अधिक, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही है, बाकी को आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है खास करके सीटेट में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे सीटेट का भी एग्जाम है यूपी टेट के बाद। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया। बहुविमा मतलब मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, तो ये जो है गार्डनर की बात अभी की गई है। हार्वर्ड गार्डनर, अमेरिकन वैज्ञानिक, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी 1983 में। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है वो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण क्षमताओं पे, अभी मैंने बोला कि प्रत्येक व्यक्ति की जो विलक्षण क्षमताएं हैं उस पर यह बल देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है वह क्या हो सकता है। आत्मबोध, व्यक्ति के आत्मबोध हेतु जो है योगदान देता है
वो क्या कहलाता है? मैं आपको बता दूं, अंतः वैयक्तिक होता है वो, इंटरपर्सनल, अंतः वैयक्तिक, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? अब देखिए, कह रहा है अस्थानिक जो है वो लिखा है या मनोवैज्ञानिक। तो मैं आपको बता दूं कि अस्थानिक बुद्धि का प्रकार अगर अस्थानिक है तो ये मूर्तिकार में होती है, चित्रकार में होती है, याद रखिएगा, नाविक आदि में होती है अस्थानिक, ठीक है। ये मनोवैज्ञानिक में नहीं होती। मनोवैज्ञानिक में कौन सी होती है? मनोवैज्ञानिक में जो होती है अंतर्वैयक्तिक काम करती है, इस बात का ध्यान, इसलिए ये गलत है। अब अंतर्वैयक्तिक लिखा है विक्रेता, बिल्कुल नहीं, विक्रेता का अंतर्वैयक्तिक नहीं होगा, वो इंटरपर्सनल होगा, तो बेचेगा कैसे? बिल्कुल गलत है। भाषिक, मूर्तिकार का मैंने अभी बताया, भाषिक किसकी थोड़ी होगी, भाषागत जो होती है वो लेखक की होती है, कवि की होती है, शिक्षक की होती है, ठीक है, याद रखिएगा। शारीरिक संवेदना, गति, शारीरिक गति संवेदना, जी हाँ बिल्कुल, शारीरिक जो गति संवेदी ये खिलाड़ी की होती है, तो ये वाला बिल्कुल सही है, बाकी तीनों इधर उधर दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो शारीरिक गति बुद्धि रखने वाला जो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की जो अंतिम अवस्था है निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शारीरिक जो गति है, देखिए, या तो वो शल्य चिकित्सक हो सकता है, या वो खिलाड़ी हो सकता है, नर्तक हो सकता है, या धावक हो सकता है। तो इसमें शल्य चिकित्सक दिया हुआ है, तो शल्य चिकित्सक यहाँ पे सही होगा। कवि की ये बुद्धि नहीं होती, कवि की भाषागत होती है, याद रखिएगा, मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। वाचक, वाचक की भी ये नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जो शारीरिक गति की बात कर रहे हैं, कवि, कवि बोला है तो कवि की तो भाषागत होती है, ठीक है। राजनेता जो होता है, राजनेता जो होता है, तो राजनेता क्या करेगा? नेता की जो बुद्धि होगी राजनीतिक की, वो अंतर्वैयक्तिक होती है, ठीक है। चलिए, हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो देखिए, तार्किक जो है मतलब इंसान है गणितीय बुद्धि वाले की। अब इसमें ऑप्शंस देख लीजिए, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की, नहीं। संगीतमय, संगीत से पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता, जी बिल्कुल, पैटर्न वगैरह ये एक गणितज्ञ ही कर सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। बहुबुद्धि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, या भाषिक बुद्धि, ठीक है, या भाषिक बुद्धि। तो इसमें से क्या होगा? तो इसमें से जो होगा वो प्राकृतिक बुद्धि होगी, आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में कौन सी, अब अगर जो है संगीतमय ही होगी, सिंपल सी बात है कि अगर संगीत से उसका लगाव है गजब वाला, तो संगीतमय बुद्धि है उसकी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, कौन सा कथन जो है सर्व बुद्धि को केवल मानकीकृत, देखो, एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, और जिस ऑप्शन में सीटेट में केवल आ जाए वो गलत है, पहला ऑप्शन होगा ही नहीं। बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, ऐसा नहीं है। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की होती है, सिर्फ विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करेंगे बुद्धि से, बाकी समाज में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते बुद्धि से। बुद्धि बहुआयामी, बिल्कुल सही बात है, बुद्धि जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है, ठीक है, और इसमें कई पहलू निहित है, बिल्कुल सही बात है, कई पहलू निहित हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं बुद्धि मापन एवं परीक्षण के कुछ प्रश्नों से लेते हैं। मानसिक आयु जो है, मेंटल एज जो है, इसका प्रत्यय किसने दिया था? तो मानसिक आयु या मानसिक जो आयु का जो प्रत्यय है वो आपका बिने साइमन ने दिया था, बिने और साइमन ने। देखिए, फ्रांस के एल्फ्रेड बिने को बुद्धि मापन का प्रवर्तक माना जाता है, याद रखिएगा, फ्रांस का जो एल्फ्रेड बिने हैं उनको जो है बुद्धि मापन का प्रवर्तक माना जाता है, जिन्होंने साइमन के सहयोग से वर्ष 1905 में प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किया था, इसलिए साइमन का भी नाम जोड़ा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए इसे वर्ष 1905 का बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया था। मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम बिने साइमन द्वारा दिया गया था, जिसके द्वारा बालक या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता बताई जाती है, ठीक है ना।
अगला प्रश्न लेते हैं, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, अभी बात की गई है बिने साइमन के द्वारा 1905 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। ठीक है, हम अभी मानसिक आयु की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे बुद्धि परीक्षण की। तो किसने जो है सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, तो वो भी एल्फ्रेड बिने ही हैं। याद रखिएगा कि जब भी बात करेंगे बुद्धि परीक्षण की, तो बुद्धि परीक्षण जो है सर्वप्रथम किसने किया था, वो बिने ने किया था। आधार आयु में निम्न में किसके मापन से संबंधित है। आधार आयु सिंपल सी बात है, बुद्धि के। देखिए, जब हम आईक्यू की गणना करते हैं ना, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट की गणना करते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट का, आईक्यू इज इक्वल टू होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो उसमें मानसिक जो मेंटल एज है वो आपकी मानसिक आयु, नीचे जो क्रोनोलॉजिकल एज है उसकी बच्चे की वास्तविक आयु है, और उसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये आधार आयु में से किसके मापन के आधार आयु में से किसके मापन से संबंधित है, तो ये आपके बुद्धि के मापन से संबंधित है। अगला प्रश्न लेते हैं, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। जो बुद्धि लब्धि जिसको हम आईक्यू बोलते हैं, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट बोलते हैं, ये संप्रत्यय किसने किया था, तो ये टर्मन ने किया था। किसने किया था, टर्मन ने। बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, याद रखिएगा। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूँ। बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि आईक्यू का उपयोग सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक टर्मन ने किया। बुद्धि लब्धि व्यक्तियों या बालकों के मानसिक विकास या बुद्धि को व्यक्त करने वाला एक निरपेक्ष मान है। देखिए, पता करते हैं ना कौन सा इंसान मूर्ख है, कौन एवरेज बुद्धिमान है, मतलब औसत रूप से, कौन जो है औसत से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब अच्छा है, श्रेष्ठ है, और कौन एकदम मतलब जो उसका आईक्यू है एकदम आइंस्टाइन और थॉमस एल्वा एडिसन जैसा है, बोलते हैं ना जीनियस की श्रेणी में आना, कौन मूर्ख है, इस तरह से चीज़ें जो है। तो इसकी जो गणना की जाती है वो इंटेलिजेंस क्वोटिएंट आईक्यू। तो आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। ठीक है, जिसकी सहायता से उसके कुशाग्र, सामान्य या मंद बुद्धि होने का पता तो चलता ही है, साथ ही साथ उसकी तुलना अन्य बालकों या व्यक्तियों से सरलता से की जा सकती है, सीधी सी बात है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु, संवेगात्मक आयु, मतलब बुद्धि लब्धि का संबंध किससे है, तो सीधी सी बात है, बुद्धि लब्धि हम निकालते हैं मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए। ठीक है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, अब देखिए, ए मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु गलत है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु ये भी गलत है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 बिल्कुल सही है, सी वाला। ठीक है, ये सी है, बिल्कुल सही है। इसको क्या लिखते हैं आप, MA। जब आप टेट या सीटेट का पेपर देने जाएंगे, सीटेट में तो बड़ा कम देखने को मिलता है, टेट में ये सारे चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, यूपी टेट में खास करके, या रीट वगैरह में, अलग अलग स्टेट टेट में, ये मेंटल एज अपॉन करेंट एज इंटू 100 होता है सर। ठीक है, इंटू 100 होगा ये 100, मानसिक आयु बटा क्रोनोलॉजिकल मतलब वास्तविक आयु गुणे 100। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है, तो सी कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंध होता है, व्युत्क्रम संबंध होता है। कालानुक्रमी जो आयु है, अभी मैंने बताया ना, व्युत्क्रम अपोजिट उसका। ठीक है, ये वाला। अब देखिए, इसको आप लिखेंगे ना, मेंटल एज अपॉन करेंट एज, जो क्रोनोलॉजिकल कालानुक्रमिक है ये वाला, तो इन दोनों का जो संबंध है इसी को बोल रहा है कि व्युत्क्रमानुपाती है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न लेते हैं, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है, तो सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का या अभिक्षमता का, किसका किया जाता है, तो ये जो है सामान्य बुद्धि का। जो बिने साइमन परीक्षण है उससे याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। यूपी टेट प्राइमरी में 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था आपसे कि बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया था, तो बुद्धि का तो करते हैं, कौन सी बुद्धि का करते हैं, सामान्य बुद्धि का, याद रखिएगा, सामान्य बुद्धि का। ठीक है, सामान्य बुद्धि का। अगला प्रश्न लेते हैं, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है, भाटिया बैटरी। ठीक है, तो भाटिया बैटरी का जो प्रयोग है वो बुद्धि के मापन हेतु किया जाता है। व्यक्ति मत लगा के चले आइएगा, रुचि मत लगा के चले आइएगा, ये
भाटिया बैटरी जो है वो बुद्धि। अब इसकी व्याख्या कर देते हैं कि वर्ष 1953 में प्रोफेसर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में किया गया था। याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि इसका प्रयोग व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में किया गया था या सामूहिक बुद्धि परीक्षण में किया। व्यक्तिगत का मतलब होता है किसी पर्सनल एक का, और सामूहिक मतलब पूरे समूह का, ग्रुप का। तो ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किया गया था। इस बुद्धि परीक्षण के 5 बौद्धिक उपनिरीक्षण क्रमशः कोह का ब्लॉक टेस्ट, पास एलॉन्ग टेस्ट, आकृति निर्माण टेस्ट, तात्कालिक स्मृति टेस्ट एवं तस्वीर निर्माण टेस्ट है, तथा यह भाटिया बैटरी अ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहलाता है। अब एक चीज आपसे और पूछी जा सकती है कि इस बुद्धि परीक्षण के 5 बौद्धिक उप परीक्षण क्रमशः, मतलब इस बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं, कितने बौद्धिक उप परीक्षण हैं, तो आपको बोलना होगा 5। भाटिया बैटरी वाला जो परीक्षण है उसमें कितने बौद्धिक उप परीक्षण हैं, तो आपको बोलना होगा 5 बौद्धिक उप परीक्षण है। कौन कौन से हैं, तो कोह का ब्लॉक टेस्ट, किसका, कोह का, उसके बाद पास एलॉन्ग टेस्ट, उसके बाद आकृति निर्माण टेस्ट, उसके बाद तत्कालिक स्मृति टेस्ट जो होता है, उसके बाद जो है तस्वीर निर्माण टेस्ट। तो ये 5 उप निरीक्षण है भाटिया बैटरी में। 1953 में प्रोफेसर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा ये जो है इसका प्रयोग किया गया था। किसके लिए ये किया गया था, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के लिए। याद रखिएगा इस चीज को, गलत लगा के आइएगा तो डंडी डंडा पीटूंगा भी। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है, कितने हैं, 5 उप परीक्षण, 5 उप परीक्षण। बुद्धिमापन की जो भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण अभी मैंने आपको बताया, कोह का ब्लॉक टेस्ट, पास एलॉन्ग टेस्ट, आकृति निर्माण टेस्ट, तात्कालिक स्मृति टेस्ट एवं तस्वीर निर्माण टेस्ट, यही 5 उप परीक्षण हैं भाटिया बैटरी परीक्षण में। याद रखिएगा। और भाटिया बैटरी परीक्षण जो है वो बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण 1953 में प्रोफेसर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा ये शुरू किया गया था। भाटिया परीक्षण बैटरी में सम्मिलित है, कितने, फिर आ गया भाई 5 उप परीक्षण है ना, 3 4 6 8 लगा के मत आना लोग, वरना कच्ची कैन से पिटाई होगी। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड जो बिने परीक्षण है वो मापन करता है, किसका, सिंपल सी बात है भैया, बुद्धि का करेगा, व्यक्तित्व का तो करेगा नहीं। ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने, बार बार मैं कह रहा हूँ याद रखिएगा। आईक्यू वाला याद रखिएगा, आईक्यू से प्रश्न पूछता है कि आईक्यू का जो है किसने विकसित किया था, तो याद रखिएगा टर्मन ने किया था, इस बात का ध्यान रखिएगा, उल्टा पल्टा मत करिएगा। किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला माना जाता है, 90 से 110, 90 से 110, यहाँ पे 109 दिया है, सी बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल अंदाजी याद रखिएगा कि किस बुद्धि स्तर के बालक को आप सामान्य स्तर वाला बुद्धि बालक बोलेंगे, तो वो कहलाता है 90 से 109, जिसका आईक्यू आता है, ठीक है, उसको आप सामान्य बुद्धि वाला मानेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि फिल इन द ब्लैंक्स है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, किसमें, तो 70 से कम जिसकी है, 70 से ऊपर नहीं, 70 से कम जिसकी है बुद्धि लब्धि, तो साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। किसमें, मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, इस बात देखिए, एक चीज़ बता दूं, अगर 140 या उससे ऊपर है तो प्रतिभाशाली आप बोलते हैं उसको। ठीक है, एकदम खतरनाक वाला जीनियस है, गिफ्टेड गिफ्टेड चाइल्ड है। 120 से 140 के बीच में तो अति श्रेष्ठ, वेरी सुपीरियर। 110 से 120 में तो श्रेष्ठ है। 90 से 110, कहीं कहीं 109 भी देता है तो आप उसको औसत बोलेंगे। 75 से 90 है तो सीमा पर और अल्प बुद्धि, मतलब अभी सीमा पर है, उसको अल्प बुद्धि बोल सकते हैं। 50 से 75 के बीच में तो मूर्ख है। ठीक है, 25 से 50 है तो मूड है एकदम। ठीक है, 0 से 25 है तो महामूर्ख है, जड़ बुद्धि वाला, इडियट, सुजान वाला। ठीक है ना, याद रखिए, जो सुजान थे एकदम पढ़ना लिखना आता नहीं था, रस्सी को घिसता देख कुएं पे, तब जाके शुरू किए तो कुछ इंसान बन गए। ठीक है, तो जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ हो नहीं पाएगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और ये रीट प्राइमरी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसको मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्यता बुद्धि स्तर कहलाता है। ठीक है, प्रशिक्षण योग्यता। अब देखिए, ए 70 से 79, 50 से 69, 36 से 49, डी 35 एवं निम्न जो है। ठीक है, तो इसमें जो है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा विवाद है। ये भी आपका यूपी टेट अपर प्राइमरी में पूछा गया था अक्टूबर 2017 में, लेकिन मैं आपको इसमें बता सकता हूँ कि जो 81 से 90 है, क्योंकि इसमें प्रशिक्षण की बात की गई, प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। तो मतलब उनको प्रशिक्षण देने से मंद बुद्धि बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों को का प्रशिक्षण योग्य, मतलब अगर मंद बुद्धि है तो उनका प्रशिक्षण आप कर सकते हैं। तो वो जो आएगा आपका, वो आएगा 81 से 90 में, लेकिन इसमें कहीं 81 से 90 वाला ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए जो है इस ये क्वेश्चन जो है स्टार लगा के छोड़ा गया हुआ है।
लेकिन याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो 81 से 90 होना चाहिए, ठीक है, जो कि इसमें नहीं है। तो ये विवादित प्रश्न रहा होगा, जिसकी वजह से इसमें कॉमन नंबर सबको दिए गए होंगे। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? पिछड़े बच्चों के लिए जो है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि जो है, एक तो बुद्धि लब्धि है और एक आ गया भैया आपकी शैक्षिक लब्धि, ठीक है। तो इसकी अवधारणा किसने दी? तो याद रखिएगा सिरिल बर्ट ने। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि, जब बात आए शैक्षिक लब्धि की तो सिरिल बर्ट याद रखिएगा, और जब बात आएगी बुद्धि लब्धि की तो आपको टर्मन याद होना चाहिए, ठीक है। तो शैक्षिक लब्धि एग्जैक्टली है कि पिछड़े बालक वे होते हैं जो अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक सीढ़ी नीचे की कक्षा तक का कार्य करने में भी असमर्थ होते हैं। जैसे आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं लेकिन आपको क्लास 9th का भी कुछ नहीं आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि आपकी जो शैक्षिक लब्धि है उसमें आप पिछड़े हुए हैं, ठीक है ना। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ट ने दी है, याद रखिएगा सिरिल बर्ट, ठीक है। इसी दो में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक तो इंटेलिजेंस क्वोटिएंट में कि बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है वो किसने दिया था? तो वो टर्मन ने दिया था। और ये जो है शैक्षिक लब्धि की अगर बात करेंगे तो सिरिल बर्ट ने दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है। मतलब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जब शारीरिक आयु कम हो और मानसिक आयु ज़्यादा हो तो बच्चा जो होगा क्या होगा? बच्चा समझदार होगा। लेकिन अगर 15 साल का बच्चा है और उसकी मानसिक आयु 10 साल वाली है तो मतलब उसको आप साधारण सी भाषा में कहेंगे ना, देहाती भाषा में बोका, बेवकूफ़, तो वो हो जाता है वो, ठीक है। तब यहाँ पे बच्चा किसका है? मानसिक आयु उसकी 12 वर्ष है, लेकिन लड़का कितने वर्ष का? 10 वर्ष। तो उसका बुद्धि लब्धांक क्या होगा? देखिए मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ आपको न्यूमेरिकली। मैंने जैसे कि आपको फॉर्मूला बता रखा है कि जो मेंटल एज, IQ जो होता है, IQ का फॉर्मूला होता है MA मतलब मेंटल एज अपॉन करेंट एज मतलब क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको एक बार देख लीजिए। अब मैं इसको हटाता हूँ, अब मैं इसी पे सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो इसकी जो मानसिक आयु है वो 12 है, उसकी जो वास्तविक आयु जिसको आप शारीरिक आयु बोल रहे हैं उसको वास्तविक आयु बोला जाता है, क्रोनोलॉजिकल एज बोला जाता है, वो 10 साल है। और इसमें आप गुणा करेंगे 100 का, ठीक है। तो 10 से 10 को काट दीजिए, 10 दाम में 100 और ये 12 दाम में 120 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है उसका बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से बुद्धि लब्धि भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये जो होगा क्या होगा? 100 बुद्धि लब्धि जो होगी 120 होगी। अब अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 120 है तो आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? एवरेज में रखेंगे? नहीं, अगर 110 से 120 के बीच में तो उसको आप श्रेष्ठ में रखते हैं, सुपीरियर में रखते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, याद रखिएगा। उसके जो 16 वर्ष का बच्चा है उसका जो बुद्धि लब्धि परीक्षण है 75 है। मैं बता दे रहा हूँ कि ये मूर्ख बच्चा जाए, मूर्ख में जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, क्यों? उम्र ज़्यादा है, बुद्धि लब्धि जो उसका आ रहा है वो कम आ रहा है। उसकी मानसिक आयु क्या? आपसे मेंटल एज पूछा गया। अब देखिए इसका फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको कराया है कि IQ इज इक्वल टू होता है MA अपॉन CA इंटू 100, ठीक है। इतना देख लिया आपने। IQ दे दिया 75, IQ दिया है 75, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिएगा, तो 75 दे दिया IQ, तो 75 बराबर मेंटल एज क्या है उसकी? मेंटल एज दी नहीं है, हमको पता करना, तो MA लिख लीजिए आप। क्रोनोलॉजिकल एज उसकी वास्तविक आयु जो है वो 10 वर्ष का है, 10 ही वर्ष है ना, सॉरी 16 वर्ष है, 16 वर्ष है। मैं फिर से कर देता हूँ उसको। 75 बराबर MA अपॉन 16 गुणे 100, इतना है। अब देखिए ये जो 16 है इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे और MA जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर आप मैथ पढ़े हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो 16 को 75 से गुणा करिए, फिर से करके मैं दिखा रहा हूँ इसको। तो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद 16 गुणे 75 और ये हो जाएगा MA गुणे 100, MA गुणे 100, ठीक है। तो अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये जब इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो हम लिखेंगे MA बराबर मतलब मेंटल एज बराबर 16 गुणे 75 बटा 100, ठीक है। अब अगर आप 25 से काटते हैं तो 25 चौक को 100 और 25 तियाँ 75, ठीक है। ऊपर 3 है, ये 16। अब देखिए 4 से 4 चौक को 16, 4 तियाँ 12, तो उसकी जो उम्र है वो 12 साल की। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। उसकी जो मानसिक आयु है वो 12 वर्ष की है, ठीक है ना, याद रखिएगा। वो हो तो गया 16 साल का, लेकिन उसकी जो मानसिक आयु है वो 12 वर्ष की है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये कुछ है नहीं, आसानी से आप कर सकते हैं। यदि एक बच्चे की मानसिक उम्र 5 वर्ष है तथा वास्तविक उम्र 4 वर्ष है तो उस बच्चे का IQ क्या होगा? इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे जैसे मैंने अभी क्वेश्चन बताया है उसी की तरह ये लगेगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसको सॉल्व करके दे दूंगा। लेकिन जो है मैं इसका आंसर आपसे बता देता हूँ कि इसका आंसर जो है ए होगा, 125 होगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, फॉर्मूला वही IQ आपसे पूछा है तो IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन करेंट एज गुणे 100 करके आप निकालिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो
तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। क्या होगी इसको आप खुद करिएगा और बताइएगा, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, बार बार सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। एक बच्चे की मानसिक मानसिक आयु 12 वर्ष और एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि, इसको आप करके रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि, इसको भी आप करना है आपको, क्योंकि बुद्धि लब्धि के जो भी क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल फॉर्म में आप करके मेरे को बताइएगा। ठीक है। तो ये थे आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको एग्जाम्स डेली बाय दानिश नाम के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्स डेली बाय दानिश, और मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, काफ़ी समय निकाल रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है वीडियोस को आप शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सके। और कल के लिए मैं आपको अपडेट बता दे रहा हूँ, कल जो है आपको पर्यावरण से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और एक और चीज़ मैं बार बार बताना भूल जा रहा हूँ कि मेरा एक और चैनल चलता है जिसमें मैं करंट अफेयर्स कराता हूँ, जिसका नाम है SD करंट अफेयर्स। ठीक है। तो अगर आप करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ अच्छे प्रश्नों को चाहते हैं तो कृपया मेरे SD करंट अफेयर्स नामक जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। ऑथेंटिक जो है आपको कंटेंट मिल रहा है, SD करंट अफेयर्स के नाम से ये चैनल है। ठीक है। SD करंट अफेयर्स, तो इसको भी आप सब्सक्राइब करें। ठीक है। और इसमें भी बेल आइकन प्रेस कर दें, और जिन भाई बंधुओं को इसकी ज़रूरत है उसको ज़रूर फॉरवर्ड करें। ठीक है। और किसी भी तरह की परेशानी या किसी क्वेश्चन में कुछ आपको गलत लग रहा है, कोई गड़बड़ी लग रही है, कुछ डाउट लग रहा है, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं भी अपने आप को अपडेट कर सकूं और उस चीज़ में सुधार ला सकूं, अगर ऐसा कुछ है तो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।